आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज हम इंडियन पॉलिटी का 5th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिटीजनशिप। और ये बेसिकली पार्ट सेकंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें टोटल 6 आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 5 से टू 11। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, पीपल ऑफ इंडिया, वो दो तरह के लोग होंगे। पहले तो सिटीजन, जैसे हम और आप हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसका मैं क्राइटेरिया बताऊंगा आपको कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। और दूसरे होते हैं एलियन। अब देखो, आपको भी पता है एलियंस क्या होते हैं। जैसे सपोज करो हम अगर इंडिया की बात करें, हम अर्थ की बात करते हैं, तो अगर मार्स से कोई अर्थ में आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एलियन। इसी तरह अगर कोई दूसरी कंट्री का पर्सन अगर इंडिया में आता है तो हम उसको एलियन कंसिडर करेंगे। अब एलियन भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होगा फ्रेंडली एलियन और दूसरा होगा एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन वो होगा, सपोज करो एक ऐसी कंट्री जैसे फ्रांस, वो इंडिया का एक अच्छे रिलेशन है फ्रांस के साथ, अगर वो इंडिया में उधर का कोई सिटीजन आके इंडिया में रह रहा है तो हम उसको फ्रेंडली एलियन कहेंगे। और अगर सपोज करो इंडिया किसी के साथ एट टाइम वॉर में है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की पास्ट में वॉर हो चुकी है, उस टाइम जो पाकिस्तान का सिटीजन जो इंडिया में आएगा उसको हम एनिमी एलियन कहेंगे। आपको ये समझना क्यों जरूरी है? देखो, जो इंडिया के सिटीजन है ना, उनको बहुत से राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जब एलियंस हैं, उनको जितने इंडिया के सिटीजन को राइट दिए गए हैं उतने एलियंस को नहीं दिए जाते हैं। उससे भी कम एनिमी एलियन को दिए जाते हैं। जैसे सपोज करो अगर हमारी इंडिया की पाकिस्तान के साथ वॉर चल रही है तो पाकिस्तान का जो सिटीजन इंडिया में है ना, उसको एनिमी एलियन बोलेंगे और उसको बहुत कम राइट्स दिए जाएंगे। जैसे आर्टिकल 22 में एक राइट होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। उसके तहत क्या होता है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है ना, तो आपको 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। बट अगर आप एनिमी एलियन हो तो आपको ये राइट नहीं दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिटीजन जो होता है ना किसी कंट्री का, उसको बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बट एलियंस को बहुत कम राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिया में जो लोग हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं या तो एलियन हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया। अब हम सेकंड देखते हैं। जो आर्टिकल 5 से 11 तक आर्टिकल हैं वो बेसिकली ये बताते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू हुआ था, डेट इज 26 जैन 1950 में, उस टाइम जो हमारे इंडिया की सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है और कैसे इंडिया की सिटीजनशिप को वापस लिया जा सकता है, इसके बारे में दिखाया गया था। और इसमें सिर्फ एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 जनवरी 1950 के टाइम का ही बताया। उसके बाद कैसे हम सिटीजनशिप को ले सकते हैं, कैसे हमारी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। उसके लिए हमारे पार्लियामेंट को बोला था कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम लॉज बनाते रहेगा कि कैसे इंडिया की सिटीजनशिप को लिया जा सकता है और कैसे किसी पर्सन की सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी आपको ना पेपर ओरिएंटेड आर्टिकल 5 से 11 तक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनमें बहुत डेटा है। आपकी काम की चीज आगे जाके आएगी, वो ये है कि पार्लियामेंट ने क्या एक्ट बनाया है, किस तरह से हम सिटीजनशिप इंडिया की ले सकते हैं और किस तरह से सिटीजनशिप टर्मिनेट होती है। ठीक है, तो पहले मैंने बताया है यहाँ पे कि आर्टिकल 5 से 11 क्या कहते हैं। तो आर्टिकल 5 पहले कहता है कि पर्सन कैसे, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया कैसे हो सकता है। तो वो पर्सन जो इंडिया में डोमिसाइल है, डोमिसाइल होने का मतलब है जिसका एक परमानेंट होम है इंडिया में, जो एक परमानेंट रेजिडेंस है इंडिया का। एक तो पर्सन परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए इंडिया का, और इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम उसे बोलेंगे कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। लेकिन ये कब की बात हो रही है? 26 जनवरी 1950 की। तो सबसे पहली कंडीशन है, अगर वो 26 जनवरी 1950 में इंडिया में उसका जन्म हुआ है, या उसके पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 में, या वो 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले 5 साल से पहले से इंडिया में रह रहा है। मतलब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है ना, अगर वो 1945 से लेके 1950 के बीच में इंडिया में रह रहा है और वो परमानेंट रेजिडेंस भी है इंडिया का, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी।
देखो 5 से 11 तक जो आर्टिकल है ना, उसमें सिर्फ 26 जनवरी 1950 के टाइम में बताया था कि कैसे सिटीजनशिप ली जा सकती है। उसके बाद का जो है उसके लिए उन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट रूल्स बनाएगा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम आगे देखेंगे। तो सिर्फ आर्टिकल 5 ने इतना ही बताया कि 26 जनवरी 1950 में अगर कोई एक पर्सन इंडिया का परमानेंट रेजिडेंस था और इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, उसको हम बोलेंगे कि वो सिटीजन इंडिया का है। ठीक है। अब आर्टिकल 6 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के टाइम पे जो पर्सन माइग्रेट हुए थे इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान, उनको सिटीजनशिप दी गई थी। अब इसके अंदर बहुत डेटा है, बहुत डेट्स हैं कि जैसे 19 कितने में, कितने से पहले कोई इंडिया में आया, माइग्रेट हुआ, उसको दी जाएगी, ऐसे ऐसे। तो इसमें आपको इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 6 में ये बताया गया कि जो पर्सन इंडिया में माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से, उनको सिटीजनशिप दी गई थी। और ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग। उसी तरह आर्टिकल 7 ये कहता है कि वो पर्सन जो पहले माइग्रेट कर गए थे इंडिया से पाकिस्तान में और फिर बाद में वापस इंडिया में आ गए, तो उनको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 7 इसके साथ डील करता है। और आर्टिकल 8 डील करता है फॉर ओवरसीज सिटीजन, मतलब जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। तो इसमें ये बोला गया कि वो पर्सन जो खुद या उसके कोई भी पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स, उनका अनडिवाइडेड इंडिया में अगर जन्म हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब 1947 से पहले, अगर देखो एट प्रेजेंटली वो बंदा बाहर रहा है, सपोज करो एट प्रेजेंटली वो बंदा कनाडा में रह रहा है। एट प्रेजेंटली का मतलब है हम बात करें 1950 के टाइम की। अगर 1950 में कोई पर्सन इंडिया के बाहर रह रहा था, बट उसका कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, उनका जन्म 1947 से पहले इंडिया में हुआ है, इस बंदे को ना, जो अभी कनाडा में रह रहा है, इसको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी। बट उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो कनाडा में इंडिया की कॉन्सुलेट होगी ना, उधर जाके वो खुद को रजिस्टर कर दे, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है। बेसिकली ये सिर्फ 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग है कि अगर 26 जनवरी 1950 में एक पर्सन कनाडा में रह रहा है, बट उसके पेरेंट्स जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स, वो 1947 से पहले इंडिया में रह रहे थे, इस पर्सन को जो कनाडा में अभी रह रहा है, इसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसको सिर्फ क्या करना है? उधर कॉन्सुलेट में जाना और खुद को रजिस्टर कर देना। ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 4 तरह से इंडिया की सिटीजनशिप देने के बारे में बताया। पहला, सिंपली अगर वो पर्सन परमानेंट रेजिडेंस है इंडिया का और इन तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरे में बता रहे कि अगर कोई पर्सन माइग्रेट हो रहा है इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान, उसको मिलेगी। तीसरा, अगर कोई पर्सन इंडिया से पाकिस्तान में गया है और वापस रिटर्न हुआ है इंडिया में, उसको कैसे मिलेगी। और फोर्थ में बताया कि जो ओवरसीज इंडियन है, मतलब ऐसा कोई इंडिया का नागरिक है जो बाहर रह रहा है, बट उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे, तो उसको भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सब चल रहा है 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग। अब 9th आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? नो सिटीजनशिप टू अ पर्सन हु वॉलंटरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। अगर कोई इंडिया का सिटीजन है और वो अपनी मर्जी से, वॉलंटरली होता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में बिना आए, वो अपनी मर्जी से किसी दूसरी कंट्री की अगर सिटीजनशिप ले लेता है ना, उसकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी, मतलब उसको कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये आर्टिकल 9 कहता है। ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छी एग्जांपल है। जैसे आपको अक्षय कुमार के बारे में पता ही है। ठीक है। आज आप चेक करना जाके कि अक्षय कुमार कहाँ के सिटीजन है। तो बेसिकली अक्षय कुमार इंडिया के सिटीजन नहीं है, अक्षय कुमार कनाडा के सिटीजन। अब कैसे कनाडा के सिटीजन है? देखो, अक्षय कुमार इंडिया में बनाते थे फिल्म्स। एक टाइम ऐसा आया कि इंडिया में उनकी फिल्म्स चल नहीं रही थी। ठीक है। वो इतने हिट नहीं हो रहे थे। उनको किसी ने बोला कि आप कनाडा की सिटीजनशिप ले लो, तो कनाडा में आपकी मूवीज चलेगी। तो उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, और जैसे ही उन्होंने कनाडा की सिटीजनशिप ली, उनकी इंडिया की सिटीजनशिप चली गई। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि जब भी कोई एक पर्सन किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेता है, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाती है। ठीक है। ये आपको मैं टर्मिनेशन में भी समझाऊंगा आगे। ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजन। ये कहता है कि अगर कोई सिटीजन इंडिया का, अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है, तो वो इंडिया का सिटीजन रहेगा
जब तक कि पार्लियामेंट के लॉज के अकॉर्डिंग ठीक है, ठीक है। बेसिकली ये बता रहा है कि अगर कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है तो वो इंडिया का सिटीजन बना रहेगा, बट पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई कि पार्लियामेंट के लॉज के साथ वो मैच होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम लॉज बनाएगा सिटीजनशिप के रिलेटेड। अब आप आर्टिकल 11 ध्यान से समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम मान सकते हैं इसको। ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉज बनाएगी अबाउट एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि कैसे कोई पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है, या कोई सिटीजन है इंडिया का तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो खत्म कैसे की जा सकती है। टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म। ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या बनाएगा? लॉज, ठीक है। बेसिकली आपको इस इन डेप्थ नहीं जाना है, बट इन चीज़ों का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 5 से 11 में जो आर्टिकल हैं वो किस टाइम के अकॉर्डिंग है? 26 जनवरी 1950 के अकॉर्डिंग। 5 बताता है कि जो कोई परमानेंट रेजिडेंस हो इंडिया का वो कैसे सिटीजनशिप लेगा 26 जनवरी के अकॉर्डिंग। 6वां बताता है कि कैसे पर्सन माइग्रेट जो हुए इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान वो कैसे लेंगे, जो पाकिस्तान गए वो कैसे लेंगे। ओवरसीज सिटीजन के लिए 8 है। 9th बताता है कि अगर कोई सिटीजन किसी अलग कंट्री की सिटीजनशिप ले रहा है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। 10th यही बताता है कि अगर कोई सिटीजन है तो उसके राइट्स कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट के लॉज के साथ वो मैच करेंगे। और 11th ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज बनाएगा कि कैसे सिटीजनशिप को लिया जा सकता है या सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने वो लॉ पढ़ना है जो पार्लियामेंट ने बनाए हुए हैं, कैसे हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मेनली आता है कि आपको 4 ऑप्शन होंगे पेपर में, उसमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की। उनमें से 3 होंगी, 1 नहीं होगी। तो अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं और टर्मिनेट कर सकते हैं। देखो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने क्या किया, कुछ एक्ट लाए। तो एक एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें यह बताया गया था कि कैसे इंडिया की सिटीजनशिप को लिया जा सकता है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 का तो बताया था कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसके बाद के लिए उन्होंने पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी। तो पार्लियामेंट ने कैसे बताया कि कैसे सिटीजनशिप ले सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन इज बाय बर्थ, ठीक है। बर्थ से आप समझते हो जिसका इंडिया में जन्म हुआ तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। अब कैसे मिलेगी वो समझो, देखो ध्यान से समझना, थोड़ा फैक्चुअल डेटा भी है। अगर आपका बर्थ इंडिया में 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के बीच में होता है, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में हो रहा है तो आप इंडिया के सिटीजन हो बाय बर्थ। अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में नहीं भी हैं, वो इंडिया के सिटीजन नहीं भी हैं, बट आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी क्योंकि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में हो रहा है, ठीक है। सेकंड, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में हो रहा है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप तभी मिलेगी अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडिया का सिटीजन हो, ठीक है। बेसिकली हम उसी, अभी जो जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं इसी कंडीशन में लाई करता हूँ। देखो मेरा जन्म 1987 और 2004 के बीच में हुआ है, इसका मतलब मेरे पेरेंट्स में से आइदर माय मदर या माय फादर वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए थे, तो मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती, जिस वजह से मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, ठीक है। और अगर सपोज करो आपका जन्म, किसी का जन्म 2004 के बाद हो रहा है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप तभी मिलेगी अगर उसके दोनों पेरेंट्स मदर एज वेल एज फादर इंडिया के सिटीजन होंगे, तभी उसको सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं बाय बर्थ की। 1950 से 1987 के बीच में पर्सन इंडिया का बोर्न होना चाहिए, पेरेंट्स जहां मर्जी के हो फर्क नहीं पड़ता। 1987 से लेकर 2004 के बीच ये कंडीशन है कि आइदर पेरेंट इंडिया का होना चाहिए, और 2004 के बाद क्या कंडीशन है कि दोनों पेरेंट्स इंडिया के होने चाहिए, ठीक है। इन डेप्थ इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रॉ फैक्ट आप याद रख सकते हो 1950, 87 और 2004, ठीक है। आई होप बाई बर्थ आपको समझ आ गया।
बाय डिसेंट का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जन्म बेशक इंडिया के बाहर हुआ है बट आपके जो फादर हैं या फोर फादर हैं वो इंडिया के हैं, तो इसको बोलते हैं डिसेंट। अगर सपोज करो आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है, मतलब आपका जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है, बट 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ है, और आपका जन्म इंडिया से कहीं बाहर हो रहा है, बट आपके फादर इंडिया के सिटीजन हैं, आपके जन्म के टाइम आपके फादर इंडिया के सिटीजन हैं, आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय डिसेंट, ठीक है। बट अगर आपका जन्म 1992 के बाद हो रहा है और 2004 के बीच में हो रहा है, ठीक है, और आप इंडिया से कहीं बाहर आपका जन्म हो रहा है, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप तभी मिलेगी आप अगर आपके मदर और फादर दोनों इंडिया के सिटीजन होंगे, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट अगर आपका जन्म 2004 के बाद हो रहा है, वो भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप तभी मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, जो इंडिया की कॉन्सुलेट होगी ना उस कंट्री में, उधर जाके आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। तो देखो बाय बर्थ का मतलब है कि आपका बर्थ इंडिया में ही हो रहा है, तो आपकी बर्थ इंडिया में होने के कारण आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिली। डिसेंट का मतलब होता है कि आपका बर्थ तो इंडिया से बाहर हो रहा है, बट आपका कोई पेरेंट, जैसे फर्स्ट केस में आपके फादर इंडिया के सिटीजन थे, सेकंड केस में आपके फादर और मदर इंडिया के सिटीजन थे, और थर्ड केस में आपको रजिस्टर करना पड़ा, ठीक है। ये होता है बाय डिसेंट। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। ये बहुत ऐसे मतलब डेटा है ना कि आपको डेट्स बहुत याद रखनी है, तो थोड़ा ऐसे हो सकता है, बाकी इन डेप्थ आपको जाना नहीं, इतना नहीं पूछेंगे आपको, ये तो मैं बहुत डीप ले गया हूँ आपको इस टॉपिक में, ठीक है। अब थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, देखो सपोज करो, अगर सपोज करो कोई बाहर का पर्सन है, उसने इंडिया में किसी के साथ मैरिज कर ली, ठीक है, जैसे लड़की इंडिया की है, अब वो बाहर का बंदा है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, उसको खुद को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी खुद की, तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसको एटलीस्ट पहले 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करेगा, तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये जो तरीका होता है ना, जब आप इंडिया में रह रहे हो और आप रजिस्टर करते हो खुद को और फिर आपको सिटीजनशिप मिलती है, इसको बोलते हैं एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फोर्थ इज नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या होती है कि देखो, इंडिया जो है ना, हमारे पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया कि अगर सपोज करो कोई एक पर्सन है बाहर का, किसी कंट्री का पर्सन है, और वो एक्सीलेंट है कि मतलब वो सोशल सर्विस में बहुत आगे है, साइंस की फील्ड में बहुत आगे है, उसका करेक्टर भी अच्छा है बहुत ज़्यादा, तो इस इन कंडीशन वाले पर्सन को हम चाहते हैं कि वो इंडिया में आए, तो उनको हम सिटीजनशिप देते हैं, क्योंकि देखो ऐसे पर्सन अगर इंडिया में आएंगे तो इनका सोसाइटी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। जब हम ऐसे पर्सन को सिटीजनशिप देते हैं तो वो होता है एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरलाइजेशन का मेथड। अब फिफ्थ इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सपोज करो हम कोई टेरिटरी जीत लेते हैं, जैसे हमने पुडुचेरी जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, हमने पुडुचेरी को एक्वायर कर लिया, पुडुचेरी इंडिया में आ गई। अब जो पुडुचेरी के लोग हैं वो तो अब इंडिया के क्या कहलाएंगे, सिटीजनशिप। तो अगर हम कोई टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट करते हैं इंडिया में, तो उनको जो है वो सिटीजनशिप इंडिया की मिल सकती है, ठीक है। ये कुछ तरीके थे जो आपको याद रखने कि कैसे इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। तो आप कैसे याद रखोगे, सबसे पहले अगर किसी का बर्थ इंडिया में हो रहा है उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। डिसेंट का मतलब होता है अगर उसका बर्थ बाहर है बट उसके फादर या मदर इंडिया के हैं तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी। तीसरा, आप रजिस्टर कर सकते हो इंडिया के अंदर। नेचुरलाइजेशन होता है अगर आपके पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटी है, हम देखते हैं किसी पर्सन का करेक्टर अच्छा है या वो सोशल सर्विस में बहुत अच्छा है, तो उनको जब सिटीजनशिप दी जाती है वो नेचुरलाइजेशन से दी जाती है। और नेक्स्ट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब अगर आपको एक में चीज बताता हूँ, देखो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर सपोज करो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में एक रीजन है जिसका नाम है, नीचे वाला रीजन है बलूचिस्तान। क्या नाम है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के जो लोग हैं ना वो हमेशा पाकिस्तान में डिमांड करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ जुड़े, ठीक है। तो अगर बलूचिस्तान के लोग इंडिया के साथ नेचुरली खुद अपनी मर्जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब वो इंडिया के साथ जुड़ेंगे तो आपको क्या आप सोचते हो कि उनकी बर्थडे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ना, उनकी बर्थ का क्या डे है
इसकी रजिस्ट्रेशन हमें करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई कंट्री अपनी मर्जी से नेचुरली चाहता है कि वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो जाए, मतलब इंडिया में मिल जाए, तो उसकी रजिस्ट्रेशन तो, बर्थडे रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ आप मानते हो, अगर कोई कंट्री मर्जी से चाहता है कि वो इंडिया में मिल जाए तो उनकी बर्थडे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो ये मैंने अभी एक सोचते सोचते एक ट्रिक ही बनाई है, आप इस ऐसे याद रख सकते हो। देखो, बर्थडे रजिस्ट्रेशन ऑफ नेचुरल इनकॉर्पोरेट, अगर कोई कंट्री नेचुरली इंडिया में इनकॉर्पोरेट होनी चाहती है तो उसकी बर्थडे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो पहली आ गई बाय बर्थ, एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप। सेकंड, डिसेंट के लिए आपको डे याद रखना है, डे डिसेंट आप कर सकते हो, किसी भी तरह से याद कर लो। थर्ड, रजिस्ट्रेशन, देखो ये रजिस्ट्रेशन आ गई। नेचुरल, नेचुरलाइजेशन आ गई। और इनकॉर्पोरेट मतलब इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये इस तरह से आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, ये मैंने अभी डिस्कवर किया। तो अगर कोई कंट्री इंडिया में ऐड होना चाहती है अपनी मर्जी से, तो हमें उसकी बर्थडे रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। तो बर्थडे रजिस्ट्रेशन ऑफ नेचुरल इनकॉर्पोरेट, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ये सिली ट्रिक है बट रिमेम्बरेंस के लिए बहुत अच्छी है। अब ये तो 1955 के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि कैसे हम इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। अब इंडिया की सिटीजनशिप तुमसे छीनी भी तो जा सकती है। अब इंडिया की सिटीजनशिप 3 कंडीशन में आपसे छीनी जा सकती है। इन 3 कंडीशन से, पहली कंडीशन, अगर कोई पर्सन, रिनंसिएशन क्या होता है? देखो, रिनंसिएशन का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन एक डिक्लेयर कर दे कि मैं अब इंडिया का सिटीजन नहीं रहना चाहता। ठीक है, अब क्या पता वो छोड़ने के बाद किसी नई कंट्री की सिटीजनशिप ले ले, वो अलग केस है। बट अगर वो डिक्लेयर कर देता है कि मैं इंडिया का सिटीजन नहीं रहना चाहता हूँ, तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। लेकिन वो पर्सन अपनी विल पे होना चाहिए, ये नहीं हो कि उसको कोई प्रेशराइज करो। अगर अपनी विल में वो कहता है कि उसको इंडिया का अब सिटीजन नहीं रहना है, तो उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। इसको बोलते हैं रिनंसिएशन। ठीक है, बट आप सपोज करो इंडिया का एक पर्सन है, ठीक है, वो पाकिस्तान में जाना, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो रही है, ध्यान से समझना इस चीज को, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो रही है। एक पर्सन है, वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, इसलिए ताकि वो पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले। बट इंडिया और पाकिस्तान उस टाइम वॉर पे हैं, तो हमारा जो पार्लियामेंट है ना, वो ये कहता है कि उस टाइम उस पर्सन की सिटीजनशिप को खत्म नहीं किया जाएगा, उसकी सिटीजनशिप को होल्ड में रख दिया जाएगा। मतलब जब भी इंडिया किसी के साथ अगर वॉर में है और अगर कोई पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा है ताकि वो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले, तो थोड़ी देर के लिए उसकी सिटीजनशिप को डिले में रखा जा सकता है। क्योंकि जब वो इंडियन की सिटीजनशिप छोड़ जाएगा ना, तो वो सीक्रेट्स वहां पर डिस्क्लोज कर सकता है। तो इसके लिए ये रखी गई है कंडीशन। तो आप अपनी मर्जी से इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ सकते हो, उसको बोलते हैं रिनंसिएशन। इसकी वजह से आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। ठीक है, टर्मिनेशन कब होता है? अक्षय कुमार वाला केस टर्मिनेशन का है। टर्मिनेशन का मतलब होता है जब आप अपनी मर्जी से वॉलंटरली किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लो, आपकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी। ये बेस्ट एग्जांपल है, अक्षय कुमार की सिटीजनशिप इसीलिए गई है क्योंकि उन्होंने वॉलंटरली कनाडा की सिटीजनशिप ले ली थी। ठीक है, अब डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन होता है कि उनकी सिटीजनशिप को छीनना बेसिकली। अब कैसे सिटीजनशिप डिप्राइव कर देना एक पर्सन को उसकी सिटीजनशिप से, ये कब किया जाता है? देखो, अगर सपोज करो किसी पर्सन ने सिटीजनशिप इंडिया की ली है फ्रॉड से, फ्रॉड मतलब ऊपर जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ऐसे ही फ्रॉड करके इंडिया की सिटीजनशिप ले लिया, तो उसकी सिटीजनशिप तो छीननी चाहिए। ठीक है, सेकंड, अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया के इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स दूसरी कंट्री को बता रहा है, जैसे एनिमी नेशन को बता रहा है, तो उसकी सिटीजनशिप भी छीननी चाहिए। तीसरा कंडीशन इज दैट अगर कोई पर्सन जो है वो इंडिया में रह रहा है और इंडिया में जैसे ही उसको सिटीजनशिप मिली उसके बाद वो क्राइम में इन्वॉल्व हुआ, मतलब उसको, उसकी भी सिटीजनशिप छीनने हो जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कैसे एक पर्सन को उसकी सिटीजनशिप छीनने हो सकती है बाय डिप्रीवेशन। तो 3 मेथड पड़े, एक बाय रिनंसिएशन, अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली चाहे कि वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, टर्मिनेशन अगर वो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ले, और थर्ड वन इज डिप्रीवेशन। ठीक है, अगर वो बाय फ्रॉड, बाय अगर वो अपने सीक्रेट्स किसी कंट्री को बता देते, तो ऐसे जो कंडीशन आती है दैट इज बाय डिप्रीवेशन। तो ये कुछ सिटीजनशिप के बारे में था।
इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना। मेनली आपको पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो एक तो आर्टिकल 11 इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं या टर्मिनेट हो सकती है इंडिया की सिटीजनशिप। और सेकंड, ये जो एक्वाइजेशन के लिए आपको याद रखना है कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हैं, और टर्मिनेशन का भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है। ये 3 ऑप्शन होंगे, एक और ऑप्शन होगा, तो इसमें से बोलेंगे कैसे आप इंडिया की सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हो। तो जो ये 3 होंगे ये होंगे ना, तो फोर्थ वाला नहीं होगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अगर इस लेक्चर में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सेकंड, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपने मुझे ये बताना है कि सीए क्या होता है, ठीक है। सीए रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था। आपने मुझे बताना है कि ये कब आया और इसका क्या एजेंडा है, बेसिकली है क्या इसमें, इसकी फुल फॉर्म भी आपने ही मुझे बतानी है, ठीक है। आपने मुझे सीए के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना, और आप ज़रूर लिखा करो। आप जब रिप्लाई करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हो। ऐसे एक मोटिवेशन मेरे को भी मिलता है नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करते वक्त, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें डेली इवनिंग क्विज जो है वो स्टार्ट हो गया है। कल भी एक स्मॉल क्विज हमने टेस्ट के लिए डाला था। आपने क्या करना है, आपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर डेली इवनिंग में क्विज आएगा, वो करंट के रिलेटेड भी हो सकता है, वो सिर्फ पॉलिटी का नहीं होगा, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होगा। तो अगर सपोज करो उसने रात को 9 बजे अगर क्विज को आना है, तो आपको 7 बजे उसी ग्रुप में बता दिया जाएगा, कि 2 घंटे पहले ही बता दिया जाएगा क्विज कितने बजे आएगा। आप उसके अकॉर्डिंग आके क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि आप जितनी मर्जी नॉलेज गेन कर लें, जब तक आप कोई टेस्ट नहीं देते हैं आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा। थैंक यू सो मच। आज सैटरडे है, अब आपका नेक्स्ट लेक्चर पॉलिटी का मंडे को आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।